हेलो दोस्तों, क्लास 10th में साइंस में हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी और उसका जो चैप्टर था वो था जीव जनन कैसे करते हैं। और उसमें बताया था जीव जनन कैसे करते हैं लैंगिक और अलैंगिक विधियों से। अलैंगिक विधियां असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। विखंडन, खंडन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन और बीजाणुओं द्वारा। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वह वीडियो देखें। उसके बाद में ये सेकंड पार्ट इसका देखें, काफ़ी अच्छे से सब कुछ एकदम क्लियर समझ में आएगा। तो अब आज पढ़ेंगे सेकंड, जो जनन की विधि है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होगा, लैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा मियोसिस द्वारा नर और मादा युग्मक बनते हैं जो बाद में संयुक्त होकर बीज या भ्रूण का निर्माण करते हैं। अर्धसूत्री क्यों कि नर से जो नर युग्मक आएगा वह भी अर्धसूत्री विभाजन में एक एन होगा, अगुणित होगा, और मादा युग्मक भी अगुणित होगा। दोनों मिलकर के द्विगुणित हो जाते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं, डिप्लॉइड का। क्लियर। तो लैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा नर और मादा युग्मक बनते हैं जो बाद में संयुक्त होकर बीज या भ्रूण का निर्माण करते हैं, जिससे नए जीवधारी का जन्म होता है। यह प्रक्रिया 4 चरणों में पूर्ण होती है। पहला है युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। दूसरा है परागण, जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन। तीसरा है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। चौथा है फल एवं बीज का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। तो क्या हो जाएगा, युग्मक जनन, परागण, निषेचन और फल एवं बीज का निर्माण। अब हम पहला पढ़ेंगे युग्मक। तो क्या बोला गया, पुष्पों में उपस्थित नर एवं मादा जनन अंगों में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया जिनसे नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक जनन, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, युग्मक का निर्माण होना। तो पुष्प में 2 पाए जाएंगे, नर और मादा जनन अंग पाए जाते हैं। नर से नर युग्मक निकलेगा, मादा से मादा युग्मक बनेगा और इन दोनों से युग्मकों का निर्माण होता है। तो क्या बोला गया, पुष्पों में उपस्थित नर एवं मादा जनन अंगों में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया जिनसे नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण होता है, क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। यह प्रक्रिया पुरुषों के नर जनन अंग, पुरुष में क्या होगा, नर जनन अंग। यह प्रक्रिया पुरुषों के नर जनन अंग पुंकेसर, जो मेल फ्लावर है उसके नर जनन अंग पुंकेसर, जिसको स्टेमन बोलते हैं, और समस्त पुंकेसर को मिला दिया जाता है तो पुमंग कहलाता है। अभी डायग्राम में सारे पार्ट दिखाए जाएंगे। तो यह प्रक्रिया पुष्पों के नर जनन अंग पुंकेसर तथा मादा जनन अंग जायांग, गाइनोसियम में संपन्न होती है। क्लियर हो गया। तो मादा जनन अंग क्या है, जायांग, और नर जनन अंग क्या है, पुंकेसर। अब पुंकेसर से नर युग्मक, जिसको क्या बोलेंगे, पराग कण, पॉलन ग्रेन, तथा जायांग से, गाइनोसियम से मादा युग्मक क्या निकलेगा, अंडाणु या ओवम का निर्माण होता है। तो हम डिफिनेशन में क्या बोल सकते हैं टोटल, कि पुरुषों में उपस्थित नर एवं मादा जनन अंगों में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया जिनसे नर व मादा युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक जनन कहलाता है। साथ में याद भी करते चलें, यह प्रक्रिया पुरुषों के नर जनन अंग पुंकेसर तथा मादा जनन अंग जायांग में संपन्न होती है। पुंकेसर से नर युग्मक परागकण तथा जायांग से मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। अब हमें पुष्प के सारे पार्ट पहले समझने कौन सा क्या है, तब इसको हम युग्मक जनन के बाद में जब परागण निषेचन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। जो पुष्प का ये पार्ट है, ऐसे ये वाला, ये कलरफुल जो रहता है, इसको बोलते हैं दल। क्या बोलते हैं, दल, पेटल। और इनके समूह को, जैसे 1 2 3 4 जितने भी होते हैं, तो इनके समूह को बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं, दलपुंज, पेटल्स बोलते हैं। सिंगल को पेटल बोलते हैं। अब ऊपर आगे बढ़ते हैं, ये जो पाया जाता है ऐसे, इनको बोलते हैं एंथर। ये क्या है, देखो यहाँ पर दिया गया एंथर। एंथर मीन्स परागकोश, और परागकोश में पाए जाते हैं पराग कण। अब ये परागकोश जिससे जुड़ा हुआ है, ये ऐसे ऐसे चला रहा है, ये देखिएगा, ये फिलामेंट, तो इनको बोलते हैं फिलामेंट, पुतंतु कहते हैं। तो ये हो गया परागकोश और ये हो गया पुतंतु।
तो परागकोश और पुतंतु दोनों मिलाकर के निर्माण करते हैं स्टेमेन या पुंकेसर का। तो पुंकेसर एक सिंगल यूनिट है। तो ऐसे आ जाता, और ये पूरे को जैसे 1 2 3 4 जितने भी आपको एंथर दिए गए और स्टेमेन दिए गए, इन समस्त पुंकेसर के समूह को बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग एंड्रोसियम बोलते हैं। तो एंड्रोसियम की जो इकाई है वो क्या है? पुंकेसर है। सिंगल यूनिट क्या है? पुंकेसर है, जिसका निर्माण एंथर और फिलामेंट से होता है। इतना चीज क्लियर हो गया। ये जो पार्ट होता है इनको बोलते हैं बाह्य दल, सेपल्स। अभी मैं एक वास्तविक पुष्प दिखाकर भी उसके सारे पार्ट जो है मैं दिखाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो फूला हो इतना, ये जितना पार्ट है ये क्या है ऐसे? तो ये मादा जनन अंग के अंतर्गत आएगा, अंडप कहलाता है। अब ये क्या है? ऊपर का जो हिस्सा है ये वर्तिकाग्र है। क्या है? वर्तिकाग्र, स्टिग्मा बोलते हैं। यहाँ पर पॉलन ग्रेन परागकण आकर के गिरता है। अब ये जो पाइप जैसी स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्टाइल, वर्तिका बोलते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिका। और जो फूला हुआ भाग है ये कहलाता है ओवरी या अंडाशय। क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। तो अंडाशय, स्टाइल और स्टिग्मा, डेट मीन्स अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, इन सबको मिलाकर के निर्माण होता है कार्पेल का। इसका कार्पेल या स्त्री केसन। और इस समस्त अंडप को ऐसे ये कंप्लीट करके ये कहलाता है जायांग या गाइनोसियम। क्या कहलाएगा? जायांग या गाइनोसियम कहलाता है। अब अंदर जो ये ऐसे स्ट्रक्चर है ये होता है ओव्यूल या बीजांड। क्या है? ओव्यूल या बीजांड। अब ये जो निकले हुए हैं ऐसे, इनको बोलते हैं बाह्यदल। पुष्प जिस पर रखा हुआ है, डेट मीन्स ये आपका रिसेप्टिकल है। ये क्या है? रिसेप्टिकल या थैलमस, पुष्पासन बोलते हैं। और ये जो ऐसे निकला हुआ है इसको बोलते हैं पुतंतु। क्या बोलते हैं? पुतंतु। पेडंकल या पेडिसल बोलते हैं। पेडंकल या पेडिसल बोलते हैं। तो ये पुतंतु, ये क्या हो गया? पुतंतु। ये क्या हो गया? बाह्यदल। ये दल की सुरक्षा करते हैं। कली जब रहती है तो ये ऐसे उस पर लगे रहते हैं। पेटल दल हो गया, पुतंतु फिलामेंट। ये क्या हो गया? एंथर हो गया, पराकोश और ये पुतंतु बना देते हैं पुंकेसन। ये क्या ऊपर का हिस्सा? ये वर्तिकाग्र था, स्टिग्मा। ये क्या है? स्टाइल, वर्तिका। और ये क्या है? अंडाशय, ओवरी। तीनों मिला दो तो कहलाता है क्या? स्त्री केसर। क्लियर? अब आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर ड्रा करिए, डेट मीन्स पुष्प का अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाइए, तो आप इस चित्र को ऐसे बना सकते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये चित्र नहीं समझ में आता है, थोड़ा कठिन लगता है, टफ लगता है, तो आप एक दूसरा चित्र बना सकते हैं। ये देखिएगा, ये भी आप बना सकते हैं, चाहे जो ड्रा कर दीजिएगा। ये भी एलएस है, अनुदैर्ध्य काट है पुष्प की। ये दोस्तों क्या कहलाएगा? पोर्शन। ये देखिए, ये कहलाता है पेटल दल। और ये वाला हिस्सा क्या है? बाह्य दल। और ये क्या है? थैलमस, पेडंकल। ठीक है, सॉरी, थैलमस। और थैलमस को बोलते हैं क्या? पुष्पासन। ये पेडिसल या पेडंकल हो जाएगा, पुष्पग्रंथ हो जाएगा। इतना हिस्सा यहाँ से यहाँ तक ये वाला पोर्शन ये कहलाता है फूला हुआ ओवरी, अंडा से। अंदर क्या हो जाएगा? ओव्यूल या बीजांड, ओवरी। और ये हो जाएगा वर्तिका और ऊपर का वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, वर्तिका और ये ओवरी मिलाकर के बन जाएगा कार्पेल, डेट मीन्स स्त्री केसर या पिस्टिल बन जाएगा। ओके, ये एक फ्लावर है और इसके सारे पार्ट हम इससे भी समझा सकते हैं। जो कलरफुल पार्ट है ये, इसको बोलते हैं दल। क्या बोलते हैं? दल या पेटल। और जो बाहर हैं ऐसे, ये देखिएगा, ये होते हैं बाह्य दल, बाह्य दल या सेपल बोलते हैं। और ये हो जाएगा पुष्प वृंत। क्या हो जाएगा? पुष्प वृंत। अब ऊपर का पार्ट देखते हैं। ये ऐसे जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आया है, नली जैसा, ट्यूब जैसा, ये कहलाता है वर्तिका। क्या कहलाता है? वर्तिका, स्टाइल। ऊपर का पार्ट जहाँ से, ये स्टिग्मा, इसी में स्टिग्मा है। ये भी बाद जब डिस्क्राइब करके दिखाया जाएगा तब बताया जाएगा। और ये जो येलो येलो कलर के हैं इनको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। इसी में लगे होते हैं फिलामेंट। इसमें हम अगर देखना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं। ये देखिएगा, ये ऐसे ब्रेक कर दिया गया। अब आप देख सकते हैं, देखें अगर डिफरेंस वर्तिकाग्र और एंथर में। देखो भाई, ये येलो येलो कलर के होते थे, ये हैं एंथर। इसमें परागकोश है, परागकण पाए जाते हैं। ऊपर का ये वाला हिस्सा देखिएगा, ये आपको दिखेगा, ये रेड कलर के फ्लावर्स हैं ऐसे यहाँ पर, ये कहलाता है वर्तिकाग्र। आप इसमें देख सकते हैं ये वर्तिकाग्र है, ये चेंज कलर का। तो वर्तिकाग्र पर परागकण आते हैं, ये वर्तिकाग्र हो जाएगा। और ये क्या है? वर्तिका है। ये क्या है? ये दल हैं। और ये क्या है? बाह्य दल है, ये पुष्पवृंत है। क्लियर हो गया? ये सारे ऑर्गन हो गए इसके फ्लावर के। अब हम पढ़ेंगे परागण क्या होता है।
पॉलिनेशन क्या होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं युग्मक जनन, युग्मक जनन के बाद परागण, फिर निषेचन, फिर फल एवं बीज का निर्माण पढ़ेंगे। तो पौधे के पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का निकलकर कहाँ, वर्तिकाग्र, डेट मीन्स स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। पौधे के पुष्प के परागकोश से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। परागण दो प्रकार का, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी, परपरागण को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी कहते हैं। स्वपरागण क्या होता है, एक पुष्प के परागकोश से परागकण का निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही स्वपरागण कहलाता है। एक पुष्प के परागकोश से परागकण का निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना स्वपरागण कहलाता है। जैसे सदाबहार, मूंगफली और मटर, गेहूं में होने वाला परागण। अब इसको हम चित्र के द्वारा भी समझना चाहें तो समझ सकते हैं। जैसे कि ये प्लांट दिया गया है, पौधा दिया गया है, और इसमें क्या बोला गया है, ये देखिए, तो एक पौधा हो गया, इसमें कह सकते हैं एक पुष्प के परागकोश से, ये परागकण है, परागकोश से परागकण का निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागकण का या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना स्वपरागण कहलाता है। अब परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा, एक पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परपरागण कहलाता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, एक पुष्प के परागकण का उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परपरागण कहलाता है। जैसे सूरजमुखी, सरसों, मक्का व गेंदा में होने वाला जो परागण है वो क्या है, परपरागण कहलाता है। चित्र से हम कैसे समझेंगे, देखेंगे। ये एक पौधा है और ये दूसरा पौधा है, तो दो पौधे हो गए। अब हम क्या बोलेंगे, किसी एक पुष्प के परागकोश से परागकण का निकलकर अपनी ही जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परपरागण कहलाता है। जैसे सूरजमुखी, सरसों, मक्का, गेंदा में होने वाला परागण क्या है, परपरागण कहलाता है। और परपरागण का एग्जाम्पल मत याद रखिए, ऐसे ही याद रहेगा। मधुमक्खी द्वारा होता है सूरजमुखी, सरसों में, तो वो परपरागण की क्रिया तो करते हैं, इसलिए परपरागण का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब डिफरेंस बिटवीन ऑटोपॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, स्वपरागण और परपरागण में अंतर क्या, ये भी बहुत आसान है। स्वपरागण में बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों, स्वपरागण में उसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलता है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है या उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर गिरता है दूसरे पुष्प के, इसीलिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जबकि परपरागण में बाह्य माध्यम की जैसे जल, वायु, कीट इत्यादि की आवश्यकता होगी, इसीलिए इसमें परपरागण में बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है। स्वपरागण में पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, बताया गया है। इसमें परपरागण में पुष्प के परागकण अपनी जात के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ये हो गया परपरागण। अब निषेचन क्या, ये कई बार क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन, या फर्टिलाइजेशन की डिफिनेशन क्या होती है, समझते हैं। निषेचन, ये डिफिनेशन पहले याद कर लेंगे जो ब्लू पेन से दी गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल फर्टिलाइजेशन में भी इसी का यूज करेंगे। नर तथा मादा युग्मकों का आपस में संलयित होकर द्विगुणजी युग्मनज बनाने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक, ये दोनों मिलकर के द्विगुणजी युग्मनज बना देंगे, जाइगोट बना देंगे, और यह कहलाता है क्या, निषेचन। तो नर तथा मादा युग्मकों का आपस में संलयित होकर द्विगुणजी युग्मनज बनाने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। परागण के समय वर्तिका, यह भी जितना लिखा है हम समझ लेते हैं, फिर डायग्राम से समझेंगे। परागण के समय वर्तिकाग्र से एक तरल पदार्थ स्रावित होता है। परागकण इस तरल पदार्थ को अवशोषित करके फूल जाते हैं, जिससे जनन छिद्र से पराग नलिका बाहर निकल आती है तथा वृद्धि करके वर्तिकाग्र व वर्तिका से होती हुई युग्मकों समेत, इसमें दो नर युग्मक पाए जाएंगे पराग नलिका में, युग्मकों समेत अंडाशय में बीजांड में प्रवेश कर जाती है। पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करके नर युग्मकों को मुक्त कर देती है।
एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है और फिर यह जाइगोट का क्या कर देता है, निर्माण करता है, और जो जाइगोट है वृद्धि और विभाजन करके भ्रूण का निर्माण करता है। अब ये हो गई डिफिनेशन। अभी हम एक डायग्राम समझाते हैं, उसको अच्छे से समझ लेंगे तो डिफिनेशन अपने आप क्लियर हो जाएगी, वो आप अपने आप लिख सकते हैं। ये देखिएगा, ये एक पुष्प में जो पादप है, पादप पुष्पीय में या पुष्पीय पादप में निषेचन की क्रिया का ये यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो ये हो गई ओवरी वाल, और ये हो गई ओवरी, और ये हो गया पूरा पूरा बीजांड। इसमें पाया जाएगा बीजांड, ओव्यूल। क्लियर। और ये क्या दिया गया, इस बीजांड का जो छिद्र होता है, द्वार होता है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल। अब होता क्या है, जब परागकण आता है और वर्तिकाग्र पर गिरता है, ये वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा है, वर्तिकाग्र पर आकर गिरता है। वर्तिकाग्र जो है ये एक लिक्विड का श्रावण करती है, एक तरल का श्रावण करती है, और वो एक परागकण इसे ग्रहण कर लेता है और शोषित कर लेता है और फूल जाएगा। इससे जनन छिद्र से एक नली का निर्माण होता है, इसे परागनली कहते हैं। परागनली वृद्धि करती है और पहुंच जाती है कहाँ, अंडाशय से बीजांड में प्रवेश करके, ये बीजांड है। अब बीजांड के अंदर पाई जाती हैं कोशिकाएं। कैसे देखना, ये बीजांड के अंदर का पार्ट मैंने यहाँ दिखा दिया, ये बनाना नहीं आपको। ऊपर की तरफ पाए जाते हैं प्रमुख कोशिकाएं, बीच में दो पाए जाते हैं केंद्रक, जिनको ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस, डेट मीन्स द्वितीय केंद्रक कहते हैं। नीचे दो जो साइड में लगी हुई सहायक, इन्हें बोलते हैं सहायक कोशिकाएं, और बीच में जो कोशिका होती है उसको बोलते हैं अंड कोशिका या एग सेल कहते हैं। अब ये नरयुग्मक परागनली में दो रहते हैं, एक नरयुग्मक आता है और इस अंड कोशिका को क्या कर देता है, निषेचित कर देता है, जिससे जाइगोट का निर्माण होता है और फिर वो आगे भ्रूण का निर्माण कर देता है। क्लियर। ये यहाँ पर देखो डिटेल में दिखाया भी गया, ये परागनली है, इसमें दो नरयुग्मक पाए जाते हैं। ठीक, ऐसे ये आप चित्र बना सकते हैं। अगर आ जाए निषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन करें तो आप ये समझा सकते हैं। कैसे डिफिनेशन बोलेंगे हम, नर तथा मादा युग्मक का आपस में संलयित होकर द्विगुणजी युग्मनज बनाने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। क्लियर हो गया। अब इसमें होता क्या है, जो परागकण होता है वो वर्तिकाग्र से एक तरल पदार्थ स्रावित होता है, उसको शोषित कर लेता है और इससे वृद्धि विकास होता है, जिससे जनन छिद्र से एक नली निकलती है, इसको परागनली बोलते हैं। परागनली वृद्धि करते हुए वर्तिकाग्र और वर्तिका से होते हुए पहुंच जाती है कहाँ, ओवरी के बीजांड में। बीजांड में ये दोनों नर युग्मकों को मुक्त कर देती है। एक नर युग्मक जो है वो अंड कोशिका को निषेचित करता है, निर्माण कर देता है किसका, जाइगोट का, और जाइगोट जो है आगे चल करके भ्रूण का निर्माण कर देता है। अब हो गया निषेचन। अब पढ़ेंगे द्विव निषेचन क्या होता है, द्विव निषेचन तथा त्रिक संलयन। ठीक, या आवृतबीजी पौधों में द्विव निषेचन क्या है या द्विव निषेचन क्या है, ऐसे कुछ भी पूछे आप ये लिखेंगे। तो क्या है, नर तथा मादा युग्मकों का आपस में संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज या द्विगुणी युग्मनज बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। यह भी हम आगे पढ़ चुके हैं। आवृतबीजी पौधों में निषेचन की क्रिया दो बार होती है, इसीलिए इसे दोहरा निषेचन कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब इतना हो गया। अब पुराना वही इसमें भी बोलना है। पराग नली के द्वारा आए दोनों नरयुग्मक बीजांड में प्रवेश कर जाते हैं। पहला नरयुग्मक अंड कोशिका को निषेचित करता है, जिसके फलस्वरूप जाइगोट या आगे चल करके भ्रूण का क्या होता था, निर्माण होता था। इतना हो गया। अब आगे इसमें एक शब्द और जोड़ लेंगे, जो दूसरा नरयुग्मक था वो ध्रुवीय केंद्रक जो बीच में पाया गया था उसे निषेचित करता है, जिसके फलस्वरूप भ्रूण पोष का, इंडोस्पर्म का निर्माण होता है। अब इसे सिंपल में समझना चाहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं, पहला नरयुग्मक किसको, अंडकोशिका को निषेध किया, ये भी एन हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, अगुणित अगुणित, और निर्माण कर देगा युग्मनज जाइगोट का, ये हो जाएगा द्विगुणित। जो दूसरा नरयुग्मक है वो ध्रुवीय केंद्रक को निषेचित करेगा, ध्रुवीय केंद्रक में दो थे, 2n और ये n, और ये निर्माण कर देगा किसका, भ्रूण पोष का, और भ्रूण पोष क्या है, त्रिसंलयित है, तो ये हो जाएगा त्रिसंलयित, तो भ्रूण पोष का निर्माण हो गया। क्लियर। अब इसको हम डायग्राम से भी समझ सकते थे अगर समझना चाहें। ये देखिएगा, पहला नरयुग्मक इसमें आता है और अंडकोशिका को निषेचित करता है, जिससे निर्माण होता है किसका, जाइगोट का, उससे आगे भ्रूण बनता है। जो दूसरा नरयुग्मक आएगा वो निषेचित करता है द्वितीय केंद्र को, जिससे भ्रूण पोष का निर्माण हो जाता है।
तो हम क्या बोल सकते हैं द्विनिषेचन में कि नर तथा मादा युग्मक का आपस में संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज बनाने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। आवृतबीजी पौधों में यह क्रिया 2 बार होती, इसीलिए इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। पराग नली के द्वारा आए दोनों नर युग्मक बीजांड में प्रवेश कर जाते हैं। पहला नर युग्मक अंडकोशा को निषेचित करता है, जिसके फलस्वरूप ज़ायगोट का निर्माण होता है, तथा दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक को निषेचित करता है, जिसके फलस्वरूप भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो वही दिया गया, पहला नर युग्मक अंडकोशा को निषेचित करेगा, जिसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होगा। दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक को निषेचित करेगा, जिसके फलस्वरूप भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और भ्रूणपोष क्या होता है? त्रिसंलयित होता है, त्रिगुणित होता है। अब द्विनिषेचन का महत्व क्या है? तो द्विनिषेचन के फलस्वरूप जाइगोट विभाजित होकर क्या बनाता है? भ्रूण का निर्माण करता है। और भ्रूण कोष केंद्रक जो है, जो द्वितीयक केंद्रक था, जो ध्रुवीय केंद्रक था, यह भ्रूण पोष में परिवर्तित हो जाता है। और जो भ्रूण पोष है उसमें भोजन संचित रहता है, जो कि विकसित भ्रूण को क्या देता है? भोजन प्रदान करने का कार्य करता है। क्लियर? अब पुष्प में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन पढ़ेंगे। पुष्प में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन, तो ये कठिन नहीं है, बड़ा ही आसान है। इसमें निषेचन के पश्चात क्या होता होगा? तो जो ये बाह्य दल होते हैं, ये देखिएगा, ये बाह्य दल, ये प्रायः मुरझाकर क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं पादप जिनमें ये हमेशा बने रहते हैं। जैसे टमाटर में देखा होगा, ये कवर किया रहता है, टमाटर बैंगन ऊपर लगा रहता है, तो ये उसमें लगे रहते हैं। पुंकेसर क्या होते हैं? पुंकेसर मैंने दिखाया था, ये जो परागकण ऊपर पाए गए थे उनको बोले थे क्या? वो थे पुंकेसर फिलामेंट के साथ में। पुंकेसर भी मुरझाकर गिर जाते हैं। वर्तिकाग्र भी क्या हो गया? मुरझाकर गिर जाता है। वर्तिका भी क्या होती है? मुरझाकर नष्ट हो जाती है। अंडाशय भित्ति क्या करती है? अंडाशय की जो भित्ति होती है वो निर्माण करती है किसका? वो फल भित्ति बनाती है। और जबकि अंडाशय जो है वो किसमें? फल में परिवर्तित हो जाता है। यह अंडाशय भित्ति क्या है? तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिएगा ऐसे, ये अंडाशय की भित्ति है, अंडाशय की भित्ति है। जो अंडाशय की भित्ति है, ये निर्माण, जो अंडाशय की भित्ति है वो फल भित्ति का निर्माण करेगी। और जो अंडाशय है अंदर, इसमें ये बना देगा क्या? फल का निर्माण कर देता है। जो बीजांड है वो बीज बना देगा। और जो अंडकोशिका है वह भ्रूण का निर्माण करती है, क्योंकि बताया गया था अंडकोशिका को निषेचित करता है पहला नर युग्मक, निर्माण कर देता है किसका? भ्रूण का। और जो द्वितीयक केंद्रक है वो परिवर्तित हो जाता है किसमें? भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है। तो हम पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं? मीन्स युग्मक जनन पढ़ चुके हैं और परागण पढ़ चुके हैं। अब निषेचन भी पढ़ लिए। अब लास्ट बचा फल एवं बीज का निर्माण। तो ये भी बड़ा आसान है। बना हुआ युग्मनज और पुष्प के अन्य भाग परिवर्धित होकर बाद में फल एवं बीज का निर्माण करते हैं। अब बीजों का अंकुरण क्या है दोस्तों? जर्मिनेशन ऑफ सीड। बीजों का प्रसुप्तावस्था से एक नए नवोद्भिद में जो नया उत्पन्न हुआ है उसमें रूपांतरित हो जाने की प्रक्रिया बीजों का अंकुरण कहलाती है। अब ये सुसुप्तावस्था क्या है? डोरमेंसी स्टेट क्या है? जैसे बीज किसी बोरी या दुकान पर रखे रहते हैं तो वहां पर जर्मिनेट या अंकुरित नहीं होते हैं, उनके लिए एक उचित इन्वायरमेंट और तापदाब होता है। तो जब उनको खेतों में बोते हैं तब वो अंकुरित हो जाते हैं। डेट मीन्स उनमें अंकुरण की क्षमता पहले से विद्यमान थी, और लेकिन वो सोई ही अवस्था में रहता है, और जब उन्हें हम खेत में लगाते हैं तो सुसुप्तावस्था समाप्त हो जाती और वो अंकुरित हो जाते हैं। तो ये कहलाती है सुसुप्तावस्था। तो बीजों का प्रसुप्तावस्था या सुसुप्तावस्था से एक नए नवोद्भिद में रूपांतरित हो जाने की प्रक्रिया बीजों का अंकुरण कहलाती है। क्लियर हुआ दोस्तों? अब इसके आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड पार्ट में।